नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भाभी मेरा मायका कभी खत्म मत करना। नरगिस जी की नई नवेली बहू कविता अपने हनीमून से लौटकर ससुराल वापस आई तो सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। सबका हाल चाल लेने के बाद अपने कमरे में रेस्ट करने जाने लगी तो नरगिस जी बोली, बहू सीधे बाथरूम से नहा धोकर किचन में आ जाओ। अब तुम्हारे ऐसो आराम बहुत हो चुका। अब अपने घर गृहस्थी की बागडोर संभाल लो। जी मम्मी जी, 1 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। ट्रेन से सफ़र करके लौटी हूँ। अरे ट्रेन से सफ़र करके लौटी हो तो बर्थ पर सोई हुई थी ना, कौन सा वहाँ काम कर रही थी? तो कविता कुछ न बोली। ठीक है मम्मी जी, मुझे बता दीजिए क्या बनेगा नाश्ते में। तुम पोहा बना लेना और दोपहर के लिए छोले भिगो देना। दोपहर में छोला चावल, रोटी, चटनी बनाना। नरगिस जी ने कहा। सब सुनकर कविता जल्दी जल्दी नहाकर फिर नाश्ता बनाने किचन में जाने लगी। तभी कविता की ननंद पायल, जो अभी तक शादी के बाद से मायके में ही रुकी थी, वह बोली, भाभी नाश्ता बनाने जा रही हो तो नाश्ते में क्या बनाओगी? दीदी पोहा बना रही हूँ। यह सुनकर पायल मुंह बिचकाते हुए बोली, मैं पोहा नहीं खाऊंगी भाभी। लेकिन दीदी, मम्मी जी ने तो मुझे पोहा बनाने के लिए बोला था। तभी पायल ने कहा, मैंने कहा ना मैं पोहा नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। तभी नरगिस जी आई और बोली, बहू जबान ज्यादा चला रही हो। जब तेरी ननद कह रही है उसे पोहा नहीं पसंद तो पूछ ले दीदी क्या खाओगी, वही बना दे। जी दीदी बोलिए, आपको क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी। पायल मुंह बनाकर बोली, मुझे और मेरे बच्चों के लिए पनीर के पराठे के साथ मेयोनेज़ की चटनी खानी है। जी दीदी, थोड़ा टाइम लगेगा। तभी उसके ससुर राघव जी बोले, पराठे तो मुझसे नहीं खाए जाएंगे, दांत में दर्द है। इसलिए तुम एक काम करो, मेरे लिए दलिया ही बना दो। कविता ने कहा, ठीक है पापा जी। तभी कविता का पति मनोज कमरे से बाहर निकला और बोला, सुनो मेरे लिए चाय के साथ चिल्ले बना देना। मेरे को पनीर के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी कविता ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप सब एक नाश्ता नहीं कर सकते? पापा जी की तो मजबूरी मुझे समझ में आ गई कि उनके दांत में तकलीफ है, लेकिन बाकी सब तो एक ही नाश्ता कर सकते हैं ना। तभी नरगिस जी कविता की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ हल्का खाना है, इसीलिए मुझे पोहा ही खाना है। अब कविता कुछ कहती उससे पहले ही पायल गुस्से में जाकर कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई और सारा सामान फेंकने लगी। नरगिस जी बड़ी बड़ी आंखें करती हुई बोली, तेरा क्या जा रहा है बहू, सबके लिए नाश्ता बनाने में? पहला दिन है खाना बनाने का, उसमें भी देखो किस तरह से नौटंकी दिखा रही है। अरे क्यों खाएंगे सब एक ही नाश्ता? मेरी बेटी मायके आई हुई है, ससुराल में तो बनाकर खुद खाती है बेचारी और सबको खिलाती है। यहाँ क्या अपने मन का नहीं खा सकती? खामखा रुला दिया मेरी बच्ची को। तभी कविता ने कहा, मम्मी जी बात मन के खाने की नहीं है, आप इस चीज को भी तो समझो। मुझे एक ही टाइम में सबको नाश्ता देना है और वह भी सबके मन का अलग अलग नाश्ता। तभी पायल बाहर आते हुए बोली, अरे इसीलिए तो मेरे भाई ने 4 बर्नर का चूल्हा लगा लाकर रखा है, जिससे खाना जल्दी बन जाए। जुबान चलाने से अच्छा है हाथ चला। फिर कविता ने बहस करने का कोई फायदा नहीं समझा और बोली, ठीक है जा रही हूँ बनाने। सबसे पहले उसने ससुर के लिए दलिया बनाया, फिर पोहे बनाए, फिर अपने हस्बैंड का नाश्ता तैयार किया। तो पायल नाराज हो गई, माँ मेहमानों का कोई इज्जत नहीं है क्या इस घर में? दीदी आपका पराठा बनाने में टाइम लगेगा, इनको ऑफिस जाना है, 2 मिनट रुकिए, देती हूँ मैं। माँ मैं तो अपने ससुराल में आधे घंटे में 10 लोगों का खाना चुटकियों में बना लेती हूँ, पर तुम्हारी बहू तो बहुत नाजुक है। सबके मन का बनाते बनाते कविता को सुबह 8 बजे से 10 बज गए और जब वह खुद अपना नाश्ता लेकर बैठी तो उसकी प्लेट देखकर पायल बोली, भाभी आप कितना खाती हो? पोहा भी, दलिया भी, पनीर के पराठे,
और बेसन के चीले भी। लगता है मायके में खाना खाया ही नहीं। कविता मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, अब सब खाना थोड़ा थोड़ा बच गया है, तो क्या इन्हें फेंक देती? सोचा इन्हीं को खा लेती हूँ। अब अपने मन का तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं, फिर भी आप मेरे खाने में नजर गड़ाए बैठी हैं। तभी पायल ने कहा, हाँ तो बना लेती अपने मन का, हमने क्या मना किया है, इतना सुना किसे रही हो? कविता ने पायल की तरफ देखा और बोली, अब अगर आप यहाँ से जाएं तो मैं नाश्ता कर लूं। इस तरीके से आप मेरे सिर पर तांडव करती रहेंगी तो मेरे से नाश्ता नहीं हो पाएगा। पायल ने ऐठते हुए कहा, हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, बस ये कहने आई थी कितनी देर लगेगी, मुझे बच्चे के लिए गर्म दूध चाहिए। मैं सुबह 5 बजे सफ़र से लौटी हूँ, थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। तो पायल चिल्लाकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी, कैसी नाजुक मोम की गुड़िया लाई हो, जरा से काम में पसीने छूट गए। बताओ, मेरे छोटे बच्चे का दूध गर्म करने के लिए मना कर रही है तेरी बहू। दीदी, जब मैं ट्रेन से सफ़र करके आई, मैं नहीं थकी, तो आप बिस्तर पर कमर तोड़ रही हैं, तो कैसे थक गई? तभी नरगिस जी ने कहा, क्यों रे, तू दूध गर्म करके नहीं दे सकती? छोटा बच्चा है, उससे भी क्या तेरी दुश्मनी हो गई? तो कविता ने अपनी प्लेट दिखाते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने अभी नाश्ता खाना शुरू ही किया है। तो पायल बोली, जितना समय तुम बहस करने में लगा रही हो ना, इतनी देर में तो दूध गर्म करके ला देती। तो कविता ने भी अपनी ननंद की तरफ टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा, जितनी देर से दीदी यहाँ खड़े खड़े 4 बातें सुना रही हैं ना मुझे, इतनी देर में आप अपने बच्चों का दूध गर्म कर सकती थी। तभी पायल अपने दोनों गालों पर हाथ रखते बोली, बाप रे मम्मी, 2 दिन हुए नहीं घर में आए हुए, इसके तेवर तो देखो। ऐसे कह रही हैं जैसे हमने इसे नौकरानी बना कर रखा है। आवाज सुनकर राघव जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आए और बोले, बहू की बात गलत थोड़े ना है, सही तो कह रही है वो कि नाश्ता कर रही है। अरे अपने बच्चे का दूध तो तुम भी गर्म कर सकती हो पायल, क्यों उस पर जोर डाल रही हो? तभी नरगिस जी ने कहा, ला बेटी, मुझे दे बोतल, मैं ही दूध गर्म कर देती हूँ। मेरा तो नाती है ना, मेरे को तो उसकी चिंता होगी ही। अरे ये मामियाँ होती ही ऐसे हैं, अपने भांजा भांजी इन्हें एक आंख नहीं सुहाती। कविता चुपचाप अपना नाश्ता करने बैठ गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसको क्या कह रहा है और क्या नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज मैं अपना नाश्ता छोड़कर उठ जाती तो यह हमेशा का हो जाता। अभी इन्हें इतना तो पता चल गया है कि मैं अपना खाना छोड़कर कभी नहीं उठने वाली। और वह मुस्कुराते हुए अपना नाश्ता करने लगी। साथ में जब मनोज आया तो चाय की चुस्की लेते हुए नरगिस जी बोली, बेटा, आज तेरी पत्नी ने जो करतूत किया तो सुनेगा तो आश्चर्य करेगा। उसने क्या किया जानता है? तभी मनोज ने अपना फोन स्क्रॉल करते हुए कहा, आप ही पसंद करके लाई थी माँ, अब आप ही झेलो इसे, मुझे कुछ मत कहो। तभी पायल ने मनोज के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, अगर तुझे नहीं कहेंगे तो फिर किसे कहेंगे? तेरी पत्नी है, तुझे ही तो संभाल के रखनी पड़ेगी। तो मनोज ने भी उल्टा बहन के सिर पर चपत चढ़ा दी और बोला, देखो दीदी, एक तो इस तरीके से मार कर मेरे से बात ना किया करो, और दूसरी बात यह कि वो क्या कोई जेवर है जिसे मैं संभाल के रखूंगा? मुझे इन सब बातों से दूर रखो। तब तो तुम लोग ही कहते थे लड़की बहुत गुणी है, संस्कारी है, अब मुझसे किस बात की शिकायत कर रहे हो? देखो मम्मी और दीदी, आप दोनों को पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सास बहू और ननंद भाभी की बातें मेरे तक नहीं आनी चाहिए। और यही बात मैंने कविता से भी पहले दिन बोल दिया था कि यह घर की लड़ाइयों से मुझे दूर रखना। अब आप देखो, आप उसे किस तरीके से हैंडल करना है। कहकर मनोज वहां से उठकर चला गया।
मनोज की बातें सुनकर कविता रसोई में काम करते करते मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, चलो कम से कम हम पति पत्नी में तो इन बातों को लेकर लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ना तो यह मेरे से कुछ सुनेंगे और ना ही अपनी माँ और बहन से। रात में जब सब खाना खाने बैठे तो पायल ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए नाक सिकोड़ कर कहा, यह क्या भाभी, करेला बना कर रख दिया? अरे मम्मी, कुछ तो खास बनवाया होता। फिर कुछ दिन बाद मुझे अपने ससुराल चले जाना है, वहां पर यही सब बनेगा। कविता बोली, मैंने आलू की भी सब्जी बनाई है, खा लीजिए। तभी नरगिस जी कविता की तरफ देखकर आंख मटकाते हुए बोली, अरे ऐसे देख क्या रही है? पूछ मेरी बेटी से क्या खाना है इसे, और इसके मन का खाना बनाकर ला दे। तो कविता ने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी, यह घर एक होटल है क्या, जो यहाँ सबकी मर्जी का खाना बनेगा? सुबह सबकी मर्जी का नाश्ता बनाया था और बचा हुआ मैंने खाया था। और इतना बेकार खाना नहीं बनाया है मैंने। दाल चावल है, साथ में आलू दम है, करेला है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? जो घर में अवेलेबल रहेगा वही तो बनाऊंगी ना। ठीक है भाभी, तुम अपना सड़ा खाना रखो, मैं ऑर्डर देकर पिज़्ज़ा मंगा लेती हूँ। कविता चुप रही, पर मन ही मन सोचा, इनको तो मैं सुबह अच्छे से सबक सिखाऊंगी। रात बीत गई, सुबह हुई तो कविता ने सबके लिए नाश्ता उनके मन का बनाया, पर पायल के लिए वही रात का बासी खाना फ्रिज में जो रखा था दे दिया। अब तो पायल नाश्ता देखकर आग बबूला हो गई। भाभी, तुम अपने आप को क्या समझती हो? यह बासी खाना मैं खाऊंगी? दीदी, पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं? आपने कल होटल से मंगाकर खाया, मैंने कुछ नहीं बोला। अब यही खाना खाओ, नहीं तो जाओ खुद बना लो। और दीदी एक बात बताऊं, सबके घर में ऐसा ही खाना बनता है। आप भी अपने घर में ऐसे ही खाती हैं, लेकिन अब यहाँ आने के बाद आपके नखरे बढ़ गए हैं। इतना सुनते ही पायल गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, देखो भाभी, मुझसे इतनी जुबान मत चलाना, नहीं तो जुबान खींच लूंगी। और ये राशन क्या तुम्हारे बाप के घर से आया है जो आंखें दिखा रही हो? तो कविता ने भी अपनी चूड़ी ऊपर करते हुए और आंखें निकालते हुए कहा, तो क्या मेरे हाथ पीछे लगे हैं? तभी राघव जी बीच में बोल पड़े, बस करो तुम दोनों, बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। और पायल सुन, जो बनता है चुपचाप खा लिया करो, तू खाने की बर्बादी कर रही है। पायल बोली, पापा मुझे बासी नहीं खाना है। कविता ने मनोज की तरफ देखा और बोली, सुनिए, जरा जीजाजी को फोन करना। मनोज ने पूछा, क्यों? जीजाजी को फोन क्यों करना है? तो कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये जो खाना फेंक रही हैं, तो जीजाजी को फोन लगाओ। जरा मैं भी पूछूं, दीदी अपने ससुराल में सबके लिए क्या क्या बनाती हैं, कैसे खातिरदारी करती हैं। तभी पायल ने कविता की तरफ आंख निकालते हुए कहा, इन सब के बीच में मेरे पति को लेकर आने की क्या जरूरत है? तो कविता ने पायल के प्लेट की तरफ इशारा करके कहा, तो अपना खाना खाओ। जिस दिन ऑर्डर करके खाने का मन हो उस दिन मुझे पहले से बता दिया करो। चलो अब सब अपना अपना खाना खत्म करो। पायल को ना चाहते हुए भी वो बासी खाना खाना पड़ा। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। तो राघव जी कविता के पास रसोई में आए और बोले, बेटा, मुझे लगता है इन माँ बेटी को तुम ही सीधा कर सकती हो। जो किया तुमने बिल्कुल सही किया। बस आगे से कुछ इस तरीके से करना कि घर में किसी को कुछ बुरा भी न लगे और काम भी हो जाए। कविता ने बर्तन धोते हुए कहा, जी पापा जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। कविता ने अपना सारा काम खत्म किया और कमरे में गई तो उसने देखा मनोज अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी बेड पर बैठते हुए कविता ने पूछा, सुनो जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ अगर आप फ्री हो तो? तभी मनोज ने लैपटॉप की पैड पर
अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, अगर बात तुम्हारी सास बहू या ननंद भाभी से संबंधित है तो मेरे से कहने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर कविता थोड़ी देर चुप रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, सुनो या बताओ, दीदी के ससुराल में कौन कौन है? तो मनोज ने अपना काम करते हुए कहा, दीदी के ससुराल में वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन सब ऐसे ही हैं। कोई भी तमीज का नहीं है, कोई तमीज से बात नहीं करता, इसीलिए अधिकतर समय दीदी यहीं रहती हैं। तभी कविता खुद से बुदबुदाई, मतलब इन्हें हर रोज मुझे झेलना पड़ेगा? तो पवन ने पलके उठाकर कविता की तरफ देखा और बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या बोल रही हो तुम तो? कविता झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस खुद से ही बात कर रही थी। वह सोचने लगी, आज तो बस शुरुआत थी। फिर एक हफ्ते बाद नरगिस जी बोली, बहू, हम माँ बेटी जरा बाजार जा रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, उसकी खरीदारी करनी है, तुम जरा बच्चों पर नजर रख लेना। पायल बोली, हाँ भाभी, छोटी की लंगोटी बदल देना, वरना बिस्तर तुम्हें धोना पड़ेगा। हगीज खत्म हो गया है, संभाल लेना। कविता बोली, दीदी आप छोटे बेटी मोनी को साथ ले जाइए, मैं सोनू को संभाल लूंगी। मेरे कमरे में ही सोनू को भेज दीजिए, मैं अभी सारा काम करके रेस्ट करने जा रही हूँ। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और चुपचाप मोनू को बिस्तर पर लेटाकर निकल जाती हैं। सोनू बड़ा बेटा बहुत शरारती था। जैसे कविता की आंख लगी, उसे हिलाकर कहने लगा, मामी मामी उठो, मुझे मैगी चाहिए। कविता ने मैगी बनाया। फिर थोड़ी देर बाद, मामी मुझे पानी दो। अरे टीवी रिमोट कहाँ है? कभी खिलौना फेंकता है, कभी रोता है, पूरा कमरा जैसे रणभूमि बन गया हो। कविता के हाथ पैर फूल गए, कभी रसोई, कभी बच्चों के पीछे भागना। थक कर वो झल्ला उठी, कभी अपने कपड़े गीले कर देता, कविता उसको बदलती। गुस्से में वह बोली, सोनू अब एक जगह बैठकर कार्टून देखो, नहीं तो छत वाले कमरे में बंद कर दूंगी तुम्हें। कान पकड़ते हुए बोली। इतना कहकर वह पलटती है, तभी पायल और उसकी माँ लौट आती है। माँ को देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगता है। सोनू बोला, माँ माँ, मामी ने मुझे डांटा और बोली मुझे छत पर बंद कर देंगी। पायल गुस्से में बोली, देखा माँ कैसी बहू लाई है, छोटे बच्चे पर मेरा गुस्सा निकाल रही है, मेरे बच्चों को डराती है। उसी वक्त छोटे बच्चा मोनू की रोने की आवाज आई। कमरे से पायल चिल्लाते हुए दौड़ती है, अरे ये क्या, मोनू का बिस्तर तो गीला है। बहू, तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो, एक बच्चे की लंगोटी तक नहीं बदल पाई। कविता बोली, माँ जी, मैंने तो कहा था दीदी से छोटे बच्चे को ले जाए, वो वहीं सो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं चला। पायल ताने भरे लहजे में बोली, अरे रहने दीजिए माँ, गलती हमारी ही है, हम भूल गए कि मामी को ननंद के बच्चे सुहाते नहीं, उन्हें तो सिर्फ बातों और खटिया पर आराम में ही महारत हासिल होती है। कविता चुपचाप खड़ी थी, आंखों में अपमान और दिल में आग जल रही थी। उसने मन ही मन सोचा, माँ बेटी को सही समय पर लाइन पर लाकर ही रहूंगी, नहीं तो मेरा नाम कविता नहीं। बहुत मजाक उड़ाती हैं, नाक में तंग कर रखा है, अब मैं नहीं सहने वाली। कुछ दिन बाद कविता ने पूरी रसोई साफ करके, बर्तन धुल के, घर का खाना बनाकर बाहर निकली ही थी कि कल करवा चौथ है, तो मैं मेहंदी भर भर के लगाऊंगी दोनों हाथों में। जैसे ही वह मेहंदी लगाने लगी, तभी पायल अपने कमरे से बच्चों का जूठे बर्तन, बोतल, प्लेट, कटोरी, ग्लास, भगोने सब सिंक में ले जाकर रख दिए। कविता को आवाज लगाया, अपने हाथों की मेहंदी छुड़ा लो, करवा चौथ बाद में मनाना, जाकर पहले बर्तन साफ करो। पायल ताने कसने लगी, सजने संवरने का इतना शौक है, काम अधूरा ही छोड़ दिया। नहीं तो जब तू अपना 10 लाख का लहंगा और 4 लाख का ज्वेलरी पहनेगी ना, तो सब उतार कर फेंक दूंगी। करीब 2 घंटे बाद कविता ने हाथों की मेहंदी सूख जाने के बाद पायल का हाथ पकड़ा
और सिंक के पास ले जाकर बोली, यह सिंक खाली था, इसमें एक भी बर्तन नहीं था। आपने इसमें और बर्तन रखे हैं, तभी आप धोकर रखोगी। तो पायल कविता से अपना हाथ छुड़ाते ही बोली, मैं क्यों धोऊंगी, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। कविता ने कहा, मैं भी किसी की नौकर नहीं हूँ। अब जो सिंक में बर्तन रखेगा वही धोकर रखेगा। यहाँ कोई आपके ससुराल से काम वाली नहीं आई है जो यहाँ पर आकर बर्तन धोकर रख जाएगी। आपको अपने बर्तन खुद धोने पड़ेंगे। कविता पायल के साथ वहीं सिंक के पास खड़ी रही। पायल को वहां से जाने नहीं दिया, तो उसको मजबूरन अपने झूठे बर्तन धोने ही पड़े। नरगिस जी ने अपनी बेटी को बर्तन धोते हुए देख लिया तो सीना ठोक कर कहने लगी, बहू, तुम मेहमान से काम करवा रही हो, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं कि घर की बेटियां मेहमान होती हैं और उनसे काम नहीं कराया जाता? तो कविता ने कहा, सिखाया है ना माँ जी, मेरी मम्मी ने बताया है, मेहमान 2 दिन का होता है, लेकिन जब वो 4 दिन से ज़्यादा रुक जाए तो घर का हिस्सा बन जाता है। और दीदी तो वैसे ही भी घर का हिस्सा ही हैं, इस घर की बेटी हैं जो 2 महीने से रुकी हुई हैं, तो फिर अपने ही घर में काम करने में कैसी शर्म। अब आप ही बताओ मम्मी जी, दीदी को यहाँ पर आए कितना समय हो गया? अब नरगिस जी चुप हो गई। उनको कविता की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सोच नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह जब भी कविता को परेशान करने का सोचती तो उस पर ही बात उल्टी पड़ जाती। पायल यह खुद को समझती क्या है? माँ, 2 महीने हो गए इस घर में आए हुए और अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब आप ही बताओ मम्मी, मेरे से बर्तन धुलवाती है? तो नरगिस जी उसे चुप कराते हुए बोली, आज तो मनोज को आ जाने दो, बताती हूँ उसको, वही अभी से सीधा करेगा। पायल ने अपनी माँ से रोते हुए कहा, कुछ नहीं करेगा माँ, वो आपने उस दिन सुना नहीं था क्या कह रहा था कि मुझे इन बातों से दूर रखा करो। तभी नरगिस जी ने कहा, नहीं तो उसके घर वालों की यहाँ बुलाकर कहूँगी। तो पायल बोली, माँ, मैं तो कहती हूँ भाभी के मायके वालों को ही बुला लो, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी यहाँ पर क्या गुल खिला रही है। तो नरगिस जी ने तुरंत उठकर कविता के घर वालों को फोन किया और कल घर आने के लिए कहा। जब कविता के घर वाले आए तब तक मनोज भी ऑफिस से आ चुका था। सब एक साथ बैठे हुए थे। कविता की मम्मी ने कहा, बहन जी बताइए, आपने हमें क्यों बुलाया है? तभी पायल ने खड़े होते हुए कहा, अरे मम्मी, क्या बताएंगी आंटी जी, आपको मैं सब कुछ बताती हूँ। आपने क्या संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को कि अपनी ननद से काम करवाना? आपकी बेटी मेरे से बर्तन धुलवाती है, कपड़े ऊपर छत पर डलवाती है, कपड़े फोल्ड करवाती है, और तो और अगर मेरा बाहर खाने का मन करे तो वह भी नहीं मंगवाने देती। ऊपर से मेरे से बदतमीजी से बात करती है, मेरे बच्चों को डांटती है, मुझे बासी खाना खिलाती है। यह सब सुनकर कविता की मम्मी ने कहा, बेटा मुझे यह बताओ, क्या यह पूरे घर के बर्तन आपसे धुलवाती है? क्या सबके कपड़े आप ही से फोल्ड करवाती है? क्या छत पर आप ही सबके कपड़े फैलाने जाती हो? क्या मेरी बेटी कोई काम नहीं करती, सारा दिन बैठी रहती है? अच्छा चलो, वह सब छोड़ो, आप शादीशुदा हो, आपके 2 बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो 2 महीने से आप अपने मायके में क्या कर रही हो? देखो बेटा, वैसे मुझे यह सब बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन बेटा, आपने मेरी बेटी के ऊपर उँगली उठाई है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जब आप 2 महीने से यहाँ पर बैठी हो, तो अगर आप घर के 2-4 काम करवा दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? यह आपका भी तो घर है ना? तभी पायल ने मनोज की तरफ देखकर कहा, और कुछ बेइज्जती करवानी रह गई है तो बोल दे, वह भी कर ले, इन्हें शांति मिलेगी। तभी मनोज चिल्लाते हुए बोला, क्या इन सबको बुलाने से पहले आपने मेरे से एक बार भी पूछा था? और दीदी, अगर आपने अपने ही जूठे बर्तन धो दिए तो क्या गलत कर दिया? रही बात खाना ऑर्डर करने की, तो जब कविता खाना बना रही थी तब आप क्यों नहीं बोलती कि मुझे खाना नहीं खाना है?
बनाने के बाद ही क्यों बोला? मुझे खाना नहीं खाना है। मैं ऑर्डर करके मंगा रही हूँ और आंटी गलत नहीं कह रही हैं। 2 महीने हो गए आपको यहाँ रहते हुए। 2 महीने में मेहमान मेहमान नहीं रहता, वह घर का हिस्सा बन जाता है। तभी पायल ने कविता की तरफ देखकर कहा, पड़ गया चैन मेरे भाई को अपने बस में करके। तू यही चाह रही थी ना? कुछ और बाकी है तो निकाल ले अपनी दुश्मनी। देख लो अपना घर मैं कितने सलीके से संभालती हूँ। कविता बोली, वाह वाह, अपनी सास का, ननद का मैं कितना सम्मान करती हूँ, तभी तो लोग मिसाल देते हैं पायल जैसी बहू की। इतना कहते हुए पीछे से दरवाजा खुलता है और अंदर आती हैं पायल की सासू माँ रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी आंखों में हैरानी लिए बोली, क्या कहा तूने पायल? तू मेरी इज्जत करती है? बहू, झूठ बोलने की भी हद होती है। कब से तू मेरा सम्मान करना शुरू कर दिया? अरे तू तो दिन रात यही चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं और अपने बड़े बेटे के पास चली जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए। पूरा घर सन्न रह जाता है। सभी के चेहरे पर हैरानी थी। कविता चौंकते हुए बोली, क्या अम्मा जी, आप कह रही हैं कि पायल दीदी वो आपको अपने घर से निकालना चाहती हैं? रुक्मणी देवी बोली, हाँ बहू, बिल्कुल। मेरी ये बहू मुझे अपने ही घर से बाहर करना चाहती है। बड़े बेटे की आमदनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं छोटे बेटे के साथ रहती हूँ। पर इसे मेरी मौजूदगी खलती है। हर बार झगड़ा करके ये मायके चली आती है और फिर दूसरों के सामने खुद को मासूम दिखाती है। अच्छा हुआ बहू तूने मुझे आज बुला लिया। कम से कम आज सबके सामने पायल की असलियत तो उजागर हो गई। पायल बोली, भाभी, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी सास को यहाँ बुलाया? दीदी, जब आपकी इतनी हिम्मत है कि आप मेरी माँ को बुलाकर झूठी शिकायत कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं बुला सकती? अब ऐसा है, आप अपने ससुराल का रास्ता नापो, वरना आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है मेरे मम्मी पापा को बीच में बुलाकर। तो पायल पैर पटकते हुए बोली, हाँ हाँ जा रही हूँ। वैसे मुझे पसंद भी नहीं है यहाँ पर रहना। अरे इससे अच्छी तो मैं अपने ससुराल में थी। तभी कविता ने कहा, मैंने नहीं कहा था आपसे यहाँ रहने के लिए। तो पायल गुस्से में जाकर अपना बैग पैक करने लगी और फिर अपनी माँ से आकर बोली, मम्मी, मैं अपने सास के साथ जा रही हूँ। तभी मनोज ने अपनी माँ की तरफ घूर कर देखा। उसकी गुस्से भरी आंखों को देखकर नरगिस जी डर गई और बोली, हाँ बेटी, लड़कियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। कहते हुए नरगिस जी पायल को अंदर ले गई और उसे समझाते हुए कहा, देख बेटी, मायका हमेशा भाई भाभी से होता है। मैंने तुम्हारा हर गलती में साथ दिया और तूने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तू अपनी सास को घर से निकाल रही है। मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया तूने। अगर तेरी भाभी यही करेगी मेरे साथ तो तुझे कैसा लगेगा? पर अब तेरी भाभी तुम्हारी यहाँ चलने नहीं देगी। इसीलिए जाने से पहले अपनी भाभी से प्यार से बातें करके जाना, क्योंकि हमारे बाद हर त्योहार पर इन्हीं के पास आना है। यह सुनकर पायल की आंखें भर आई। वो नम आंखों से बाहर आई और कविता के गले लगते हुए बोली, जो गलती हुई उसे भूल चूक समझकर माफ कर देना भाभी, पर मायका कभी छूटने मत देना। यह सुनकर कविता की भी आंखें भर आई। उसने कहा, बिल्कुल नहीं दीदी, बस मुझे आपको सही रास्ते पर लाना था। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब आपके मायके के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। और हाँ दीदी, अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझना, उनको इज्जत देना। रुक्मणी जी ने कविता के सर पर हाथ फेरा और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया, यह कहते हुए वे कि बहू हो तो ऐसी। यह सुनकर पायल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी खुशी अपने सास के साथ ससुराल चली गई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।